Hello everyone, and I hope all of you are keeping safe. सब अपने घर में हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं. So today our topic is employee benefits or fringe benefits and labor welfare. इससे पहले हमने पढ़ा था कंपनसेशन मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कंपनसेशन क्या होता है और बेसिकली कंपनसेशन मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी होता है. कंपनसेशन मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आप बेस्ट एम्प्लॉयज़ को हु आर अवेलेबल आउट देयर इन द मार्केट, आप उनको एल्यूर कर सकें, उन्हें अट्रैक्ट कर सकें, आप ये कर सकें कि वो आपके लिए काम करें, साथ ही साथ आप उन्हें रिटेन कर सकें. क्योंकि अगर आपको बेस्ट एम्प्लॉयज़ मिल भी जाते हैं और आप बेहतरीन तरीके से उन्हें ट्रेन भी कर देते हैं, लेकिन अगर उनके पास बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो जनरली काम छोड़ के चले जाते हैं, या दे ट्राइंग टू स्विच द जॉब, और देयर इज़ अ लॉट ऑफ absenteeism and labor turnover, and hence compensation management becomes a very important part of total human resource management. As I said in my last video as well, जब आप HRM पढ़ रहे हैं, kindly do not skip the chapters, kindly do not switch the topics. बहुत इजी होता है एचआर पढ़ना, लेकिन उसको एक सिंक्रोनाइज तरीके से पढ़ना सही रहता है, जिससे क्या होता है आपको टॉपिक्स बढ़िया से समझ में भी आता है एंड यू अंडरस्टैंड व्हाई सर्टेन थिंग इज़ बीइंग डन. तो एज़ पर कंपनसेशन मैनेजमेंट, आप जैसे उन लोग को कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें बोलते हैं उनके बेसिक पे होते हैं, साथ ही कुछ टीए जो हाउसिंग अलाउंस, कंपनसेटरी अलाउंस, ये सारे अलाउंस दिए जाते हैं. साथ ही साथ हमने पिछली बार में ही पढ़ा कि इंसेंटिव्स दिए जाते हैं. इंसेंटिव्स मतलब जो बोनस दिए जाते हैं, जो वेजेस कैलकुलेट किए जाते हैं, अलग अलग प्लान है वेजेस कैलकुलेट करने का, वो सब हम लोग देख चुके हैं. Our next topic here which is here is employee benefits और fringe benefits. देखिए क्या होता है, ये जो employee benefits होता है, ये जो fringe benefits होता है, this is also part of the compensation management scheme. Because what happens is कि ये जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं, ये एक पर्क्स होते हैं. पर्क्स इन सेंस मतलब जो एक्स्ट्रा कुछ होते हैं जो आप एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करते हैं उनके सैलरी के अलावा. ठीक है, ये ना इट्स, और ये आपके टोटल कंपनसेशन का पैकेज भी होता है. अब देखिए ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई काम कर रहा है और उन्हें उन्हें मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है. अगर कोई काम कर रहा है, उन्हें मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, या फिर उन्हें मेडिकल इंश्योरेंस, हाउसिंग इंश्योरेंस, जो भी इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है, या लोन्स वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो क्या होता है कि लोग ज़्यादा निश्चिंत हो जाते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं काम करने के लिए, और ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है, राइट. सो एज वी आर सेइंग दैट एम्प्लॉय बेनिफिट्स और पर्क्स विच आर गिवन एंड एज अ पार्ट ऑफ द टोटल कंपनसेशन स्कीम. ये यू अंडरस्टैंड इट दिस वे. कंपनसेशन हुआ, कोई एम्प्लॉय अगर काम करने के लिए आया तो ऑब्वियसली वो देखेगा क्या कि भैया मेरे को तो अच्छे से सैलरी मिल रही है, पीएफ वगैरह सब मिल रहा है. साथ ही साथ वो ये भी देखेगा कि काम करने के अलावा उनको कुछ मेडिकल बेनिफिट्स मिल रहे हैं. मेडिकल बेनिफिट्स जो वो एम्प्लॉय के लिए मिल रहे हैं, इट इज़ द पार्ट ऑफ द स्कीम. सपोज इट इज़ द पार्ट ऑफ द लॉ, but the medical facility which is provided to the family members of the employee are the extra perks. और ये पर्क्स सब एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करता है और साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ को रिटेन भी करता है. एक सेंस ऑफ जॉब सिक्योरिटी भी देता है कि हम यहाँ आएंगे इफ़ माई पेरेंट्स आर ओल्ड और माई चिल्ड्रन आर वेरी यंग और वट एवर इट इज़, बिकॉज मेडिकल एक्सपेंसेस आर वेरी हाई. तो आप वो लोग कोशिश क्या करते हैं कि वो सारे एक्स्ट्रा पर्क्स प्रोवाइड करें. एंड वील स्टडी व्हाट आर द वेरियस पर्क्स और इंसेंटिव्स विच आर गिवन टू द एम्प्लॉयज़. Now there are various definitions which are given by various people. For example, according to Cockmer, वो बोलते हैं क्या फ्रिंज बेनिफिट्स होता है कि आर बेनिफिट्स विच आर प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉई एंड ये आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ वेजेस और सैलरी, या टाइम रिलेटेड बेनिफिट्स नहीं है. कि मान लीजिए एक एग्जांपल हम लोग अगर लेते हैं कि अगर उस बंदे के यहाँ पेरेंट्स हैं, तो इफ़ द एम्प्लॉयज़ देयर और आप मेडिकल फैसिलिटीज़ एक प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ उस एम्प्लॉय के साथ साथ उसके जितने भी डिपेंडेंट्स हैं, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उनके डिपेंडेंट पेरेंट्स,
वो लोग सारे को आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही कोई बीमार पड़ता है या कुछ, दिस इज़ नॉट वेज, दिस इज़ नॉट सैलरी, लेकिन ये सारे उनकी जाके वहाँ फ्री में इलाज होते हैं। साथ ही साथ आप किसी जो डॉक्टर्स वहाँ के होते हैं, इफ़ इट इज़ ना अनक्यूरेबल और it is something like that, to refer to the other college, I'm sorry, they refer to other hospitals। तो इससे क्या होते हैं, इससे उनका मोरल बूस्टअप होता है। दिस इज टाइप ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स। अकॉर्डिंग टू वेदर एंड डेविस, वो कहते हैं कि फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होता है, वो होता है रेंज ऑफ बेनिफिट्स एंड सर्विसेज जो एम्प्लॉयज़ को एज पार्ट ऑफ द टोटल कंपनसेशन पैकेज प्रोवाइड किया जाता है। ये टाइप ऑफ इनडायरेक्ट कंपनसेशन है, ठीक है। डायरेक्ट कंपनसेशन होता है जो वेज, सैलरी एक्सेट्रा जो रहते हैं, जो आपके परफॉर्मेंस से डायरेक्टली लिंक्ड है। लेकिन ये सारे जितने होते हैं जो इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं, या जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं, या फ्रिंज बेनिफिट्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं, ये परफॉर्मेंस से लिंक नहीं होता है। इट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द टोटल कंपनसेशन पैकेज या टोटल सैलरी पैकेज में इनका आता है। देन अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, फ्रिंज बेनिफिट्स बोलते हैं कि एम्प्लॉय बेनिफिट होता है विच इज़ अबव द, इट इज़ नॉट वेज एंड सैलरी। और फ्रिंज को जनरली लोग आजकल मैनेजमेंट नहीं यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग ज़्यादा एम्प्लॉय बेनिफिट्स यूज़ करना चाहते हैं वर्ड। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज, फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं, इट इज़ अ टर्म एम्ब्रेसिंग वैरायटी ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स पेड बाय द एम्प्लॉयर्स एंड सप्लीमेंटिंग द वर्कर्स बेसिक सैलरी और वेज। बेसिक सैलरी वेज है, साथ ही टीए, डीए, हाउस एंड एम्प्लॉयज़, वो सारा है, दिट इज़ देयर। बट ये फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं या एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं, दिस इज़ बेसिकली फॉर द लेबर वेलफेयर, राइट। और ये कहते हैं कि एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेड नहीं है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक सर्टेन फ्रिंज बेनिफिट्स प्रोवाइड करना ही करना है। जो लेबर वेलफेयर या जो आता है, जो लॉज के एज पर लॉज हैं कि मिनिमम आपको, जैसे फैक्ट्रीज़ एक्ट है, फैक्ट्रीज़ एक्ट में क्रशेस प्रोवाइड करना है, फैक्ट्रीज़ एक्ट में मिनिमम लेबर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है, वेलफेयर फैसिलिटीज़, सेफ्टी फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है। तो ये एज़ पर लॉ आ जाते हैं। लेकिन दे आर सर्टेन थिंग्स लाइक पेड वेकेशन या फिर रिटायरमेंट में, हेल्थ में, कभी कभी ना क्या होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कंपलसरी नहीं हो जाता है। तो क्या होता है कि उनका अपना चलता है कि वो कैसा एम्प्लॉय बेनिफिट्स देना चाहते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वेरियस फ्रिंज बेनिफिट्स और एम्प्लॉय बेनिफिट्स? पहला है टू रिक्रूट एंड रिटेन द बेस्ट एम्प्लॉयज़। एज आई सेड कि उनको, आपको बेस्ट एम्प्लॉयज़ को लेना है और उनको अपने साथ रखना है। जो कंपटीशन हो रही है पूरी दुनिया में, उनके साथ यू हैव टू कीप अप, नो। द एम्प्लॉयज़, एज आई सेड, द एम्प्लॉयज़, यू नो, दे फाइंड better opportunities and they tend to get better opportunities and leave your organization, so that they have to keep up with the competition and so that the employees do not leave the organization। साथ ही साथ ये एक गुड मोरल भी बूस्ट अप करता है। देन इट प्रोटेक्ट्स द एम्प्लॉयज़ अगेंस्ट सर्टेन एजाज लाइक लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, ओल्ड एज फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, पेंशन प्रोवाइड करता है। ये भी है कि वर्क एनवायरनमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशंस को भी बढ़ाता है। Then it ensures safety, health and welfare of the employees। Then अगर employees का, see, if I am working in an organization and the organization not only provides me salary but उसके अलावा कुछ perks provide करते हैं, साथ ही साथ मेरे परिवार का भी अगर ख्याल रखते हैं, तो there will be a sense of loyalty and commitment from me towards the organization। तो एक sense of belongingness और loyalty आती है workers में। देन टू मीट द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। स्टैट्यूटरी का क्या मतलब होता है, जो लॉफुली दिया हुआ है, कि हैविंग, इसका जो डिक्शनरी डेफिनेशन इज हैविंग कम टू बी रिक्वायर्ड और एक्सपेक्टेड थ्रू बीइंग डन और मेड रेगुलरली, कि करना ही करना है, ठीक है, जो कंपल्सरी है। टू सेटिस्फाई द डिमांड्स ऑफ द ट्रेड यूनियंस, ऑब्वियसली ट्रेड यूनियंस पुट फॉरवर्ड सर्टेन डिमांड्स ऑफ द वर्कर्स कि आप उनका ध्यान रखो भाई, ये सब तो डिमांड ऑफ द वर्कर्स को आगे करते हैं। एंड ये सारी चीज़ें अगर रहती हैं और हम लोग अगर वो बहुत सारे पर्क्स इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं, और प्रोवाइड करने के साथ साथ वो दे जस्ट डोंट से कि दे प्रोवाइड, दे एक्चुअली प्रोवाइड, दे डू सर्टन थिंग्स। तो जनरली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका इमेज बढ़ता है, उसका गुडविल बढ़ता है सोसाइटी में। तो ऑब्वियसली ज़्यादा लोग वहाँ पे काम करने के लिए जाना चाहेंगे। Now, what are the various principles on which the employee benefit program works? पहला है कि employee benefit एक रियल नीड सेटिस्फाई कर रहा है।
मतलब क्या कि मान लीजिए आपका ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है कि दे आर प्रोवाइडिंग यू विथ हाउसिंग, राइट, दे आर प्रोवाइडिंग विथ हाउसिंग, आपको घर प्रोवाइड कर रहा है, ये एक रियल नीड हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए आपको घर नहीं प्रोवाइड करना है, घर के बगल में दे रहा है, आपको गाड़ी, कंपनी के बगल में घर दे रहा है, ऐसे ही कुछ है, आपको गाड़ी प्रोवाइड करना है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, एंड दे प्रोवाइडिंग यू ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, तो ये रियल नीड सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ट्रांसपोर्ट तो ऐसे ही पैदल कर रहा था। रियल नीड क्या होता है? रियल नीड हो गया मेडिकल, हेल्थ, उनकी सेफ्टी, उनका घर, उनका परिवार, उनका एजुकेशन, जो बच्चों का है उनका एजुकेशन, जो उनके डिपेंडेंस है उनका हेल्थ, राइट। तो ये सारी चीज़, मैटरनिटी लीव, ये सब जितना चीज़ होता है एक रियल बेनिफिट होता है, एक रियल नीड होता है। जैसे क्या होता है, आप लगातार काम नहीं कर सकते, अब संडेज़ को छुट्टी मैंडेटरी एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट, लेकिन जो आपके वेकेशन हो रहे हैं वो आप पेड वेकेशन दे रहे हैं, आप एनुअल लीव दे रहे हैं। ये सारा चीज़ जो होता है एक रियल नीड ये सेटिस्फाई करना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है कि जो बेनिफिट्स और सर्विसेज जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, वो एक जेन्युइन इंटरेस्ट का होना चाहिए कि उन लोगों को लगे, एम्प्लॉयज़ को, कि हमारे बेहतरी के लिए किया जा रहा है। ये नहीं हो रहा है कि उनको लग रहा है कि मेरे पे थोपा जा रहा है। ऐसा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को प्लान करना चाहिए कि उनको लगे, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको लगे कि हमारे बेहतरी के लिए, हमारे इट्स बीइंग डन फॉर माई बेटरमेंट, राइट। Then the benefits should not be confined to activities in which group is more efficient than the individual. ठीक है कि आप बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हो, बोल रहे हैं कि हम ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे उन लोगों को जहाँ पे ग्रुप में कुछ हो रहा है, ये नहीं, हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए होना चाहिए। द बेनिफिट प्रोग्राम ऐसा भी होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे होना चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो। एज सच यू सी, अगेन दिस इज समथिंग विच आई हैव सेड ऑलमोस्ट इन ऑल माई वीडियोज़, कि क्या होता है कि आपका जो मैनेजमेंट काम कर रहा होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा होता है, एनवायरनमेंट में काम कर रहा होता है। एनवायरनमेंट मीनिंग जो इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जो उसको काम करने में इफेक्ट कर रहे हैं, और एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहता है। तो जी चेंज कर रहा है, तो बेनिफिट प्रोग्राम्स या एम्प्लॉय बेनिफिट्स ऐसे होने चाहिए जो इस चेंज के साथ अडेप्ट कर सके। अगर मान लीजिए कुछ और चेंज आ गया तो वो उस तरह से अडेप्ट कर सके, ठीक है ना। दे शुड बी फ्लेक्सिबल ताकि अडेप्ट कर सके। नेक्स्ट देन द फर्म इज टू रिसीव वैल्यूज फ्रॉम प्रोवाइडिंग एम्प्लॉय सर्विसेज। It should undertake an extensive and well-planned communication program. What is communication? Communication is a two-way process. टू वे एंड अ कंटिन्यूस प्रोसेस, कि आप जो हैं, मान लीजिए जो एम्प्लॉयर है वो बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे से एम्प्लॉय इंसेंटिव का पूरा प्रोग्राम बनाता है, सब चीज़ करता है, लेकिन ये क्या है, एम्प्लॉय को भी समझाना पड़ता है कि देखो भैया आपके लिए ये प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं। और जब ये प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं तो साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ को ये चीज़ एक्नॉलेज करना है कि हाँ, हम समझ रहे हैं कि हमारे वेलबींग के लिए कराया जा रहा है, ठीक है। जब तक आप उनको कम्युनिकेट नहीं करेंगे एंड दे विल नॉट एक्सेप्ट दैट सर्टेन थिंग्स इज़ डन फॉर देयर बेनिफिट, तो व्हाट हैपन्स अल्टीमेटली, वो फ़ायदा नहीं हुआ। आप उनको दे रहे हो, कोई चीज़ बेनिफिट कर रहे हो, और एम्प्लॉय उसका फ़ायदा नहीं समझ रहे हैं। एम्प्लॉय इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ द रियल नीड ऑफ इट एंड व्हाई द कंपनी इज स्पेंडिंग। उनको लगा कि नहीं, अपने कंपनी फिर से किसी अपने फ़ायदे के लिए निकाल रहा है, अपने फ़ायदे के लिए कुछ कर रहा है, इसी से हमसे ज़्यादा काम कर रहा है, या वट एवर इट इज़। तो क्या होता है, तो वो देयर इज़ अ रिजेंटमेंट अमंग द एम्प्लॉयज़। सो द एम्प्लॉयज़ शुड बी डन कि वो रिजेंटमेंट नहीं हो, इसलिए जो फ़ायदा हो रहा है एम्प्लॉय को, ये उनको कम्युनिकेट करना और समझाना बहुत ज़रूरी होता है। देन द कॉस्ट ऑफ द बेनिफिट शुड बी कैलकुलेबल। जो भी है वो ये नहीं कि हम सिर्फ एम्प्लॉय बेनिफिट कर रहे हैं, हम एनजीओ नहीं चला रहे। फाइनल द थिंग इज़ द ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव है वो इज़ प्रॉफिट अर्निंग। तो उनको एक प्रॉफिट अर्निंग है, इसलिए वो जो भी एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट्स बनाएंगे, इट शुड बी सच दैट फाइनेंशियली वायबल हो ऑर्गेनाइजेशन और सही तरीके से काम कर सके। दूसरा and the last principle on which the employee incentive program should be based, employee benefit program should be based, कि जो यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स और बार्गेनिंग पावर ऑफ यूनियन, इन लोगों को कंसिडर करके, उनके डिमांड्स को कंसिडर करके, तब कोई भी एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोग्राम बनाना चाहिए। अब देखिए, हम नेक्स्ट टॉपिक इज़ द टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स, वन इज स्टैट्यूटरी, अदर इज वॉलंटरी। स्टैट्यूटरी मतलब जो कंपलसरी होता है, जो देना ही देना इस पर एज पर द लॉ, ठीक है। और वॉलंटरी वाला जो होता है, ये वॉलंटरी अपनी मर्ज़ी से जब कंपनीज प्रोवाइड करते हैं तो उसे आप वॉलंटरी बेनिफिट्स कहते हैं। जैसे स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स में
देर इज़ कंपनसेशन बेनिफिट। कंपनसेशन बेनिफिट क्या होता है कि किसी भी, देर इज एज पर द वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट और एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट जो अभी बन गया है 1923, उसमें किसके अंतर्गत क्या होता है कि मान लीजिए किसी भी एम्प्लॉय की अगर डेथ होती है या फिर अगर किसी भी एक्सीडेंट के कारण उनका डिसेबलमेंट होता है ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब वो काम कर रहे हैं तब अगर उनका एक्सीडेंट होता है जिसके कारण इधर उनकी डेथ होती है या कोई भी बॉडी का पार्ट फ्रैक्चर या डिसेबल हो जाता है या टेम्पररी डिसेबल होता है या परमानेंट डिसेबल हो जाता है, तो एज पर वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट उन्हें बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो अलग अलग तरह के हैं, जो पूरा उस एक्ट में दिया हुआ है. Workers' Compensation Act is also given in the videos provided by me. If you want, you can go through it once. उसके बाद आता है इंश्योरेंस बेनिफिट्स. अगर अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो सरकार ने बना रखा है, तो अभी ऑर्गेनाइजेशन को क्या है, उनको लाइफ और हेल्थ के लिए प्रॉपर इंश्योरेंस प्रोग्राम्स देना है, ठीक है, जिसमें मेडिकल बेनिफिट्स, सिकनेस बेनिफिट्स, मैटरनिटी बेनिफिट, डिसेबलमेंट बेनिफिट, डिपेंडेंस बेनिफिट, फ्यूनरल बेनिफिट, रिटायरमेंट, ये सारे उसमें आते हैं इंश्योरेंस बेसिकली. देन पीएफ बेनिफिट्स अकॉर्डिंग टू द प्रोविडेंट फंड्स एक्ट, प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, ये भी सरकार ने बना रखा है. दैट इज एज पर द गवर्नमेंट कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम कर रहा है उसका एक प्रोविडेंट फंड खोलना है. प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय के कुछ पैसे उसमें जाते हैं, साथ ही साथ एम्प्लॉयर भी सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी उसमें डालते हैं प्रोविडेंट फंड में. ये जब आदमी में जो प्रोविडेंट फंड जब छोड़ता है तब उससे उन्हें पैसे मिल जाते हैं. साथ ही साथ मान लीजिए किसी भी जन जो काम कर रहा हो उसको फॉर एनी पर्पस उसे लोन चाहिए, तो वो अपने प्रोविडेंट फंड से लोन लेके कर सकता है. अब आप क्या चीज़ में आप लोन लेंगे? घर बनाना है, बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे की शादी करनी है, जो भी है, ये सब जो उसका बेसिक पर्पस है, या मान लीजिए कुछ बहुत बड़ा ऑपरेशन कराना है, व्हाटएवर मेडिकल बेनिफिट का कोई रीज़न है, जो भी उसका आपको अगर लोन लेना है तो आप उससे पीएफ से लोन ले सकते हैं. नेक्स्ट इज़ द मैटरनिटी बेनिफिट्स. अगर अकॉर्डिंग टू द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जो वुड बी मदर्स हैं उनको ड्यूरिंग द लास्ट मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी प्लस आफ्टर सम मंथ्स और सम वीक्स आफ्टर द चाइल्ड बर्थ उन्हें पेड लीव मिलता है कि जब वो मदरहुड में रहती हैं तो अगर वो जब वेकेशन लेती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, मतलब लास्ट मंथ, पूरे प्रेगनेंसी में नहीं, लास्ट मंथ्स में कुछ वीक स्पेसिफाइड रहते हैं, उसमें प्रेगनेंसी के दौरान वो जब अपना लीव लेती हैं, साथ ही साथ जब बेबी होता है उसके कुछ वीक्स तक वो फ्री अपना उनका हॉलीडे रहता है, तो उनका पेड वेकेशन होता है. द एम्प्लॉयर्स कैन नॉट डिडक्ट द मनी, दे आर सपोज टू गिव द एंटायर सैलरी विच इज़ उनका जो अधिकार है जिसमें उनको रखा हुआ है उनको पूरा चीज़ देना है. ग्रेट्युटी बेनिफिट्स क्या होते हैं कि फॉर ऑल द वर्कर्स जो 5 या 5 से ज़्यादा साल में काम किए हैं, तो अकॉर्डिंग टू द पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट ऑन दिस सुपर एनुएशन, मतलब उनका काम जब ख़त्म हो जाता है, रिटायर कर जाते हैं, रिज़ाइन कर जाते हैं, डेथ हो जाती है या किसी कारण से डिसेबलमेंट हो जाता है, तो उन्हें ग्रेट्युटी बेनिफिट्स देने पड़ते हैं, ठीक है, उन्हें सारे ग्रेट्युटी के मनी देने पड़ते हैं. नाउ द वेलफेयर बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्रीज एक्ट 1948. जैसे पूरा चैप्टर उनका पूरा एक सिर्फ वेलफेयर बेनिफिट्स में है, जिसमें लिखा हुआ है कि किसी फैक्ट्री में अगर वर्कर्स काम कर रहे हैं तो आप उन्हें वॉशिंग फैसिलिटीज़ दें, वर्कर्स काम कर रहे हैं तो आप उन्हें फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ दें, कैंटीन्स के अलग अलग प्रोविजंस दिए हुए हैं, सब्सिडाइज कैंटीन्स होना चाहिए, शेल्टर्स होना चाहिए अगर वहाँ पे रात में रुकने का है, रेस्ट रूम्स होना चाहिए जहाँ जो वो दोपहर में या किसी भी टाइम आराम कर सके, जहाँ कैंटीन्स और लंच रूम्स होना चाहिए, अगर कैंटीन्स है जो वहाँ पे तो जाके खा ही रहे, साथ ही साथ लंच रूम्स होना चाहिए. अगर वहाँ पे मदर्स काम कर रही हैं जिसके बेबीज़ हैं तो क्रशर्स भी प्रोवाइड करना, जहाँ 30 से ज़्यादा लेडीज़ काम कर रही हैं, मोर देन 30 वुमेन आर वर्किंग, दे आर सपोज टू प्रोवाइड क्रशर्स जहाँ पे वो अपने छोटे बच्चों को रह के काम करने जा सकती हैं. और ये सारा चीज़ मॉनिटर एक वेलफेयर ऑफिसर करते हैं. वेलफेयर फैक्ट्रीज एक्ट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द वीडियो, प्लीज़ इन द प्लेलिस्ट, यू कैन प्लीज़ गो थ्रू इट. इसके अलावा हॉलीडे एंड लीव बेनिफिट्स, दिस इज़ ऑल्सो एज पर द लॉ.
कि जितने भी नेशनल हॉलीडेज़ हैं उसमें, या फिर अगर स्टेट डिक्लेयर्ड या सेंटर डिक्लेयर्ड हॉलीडेज़ हैं तो उसमें आपको हॉलीडे देना है बंदे को, वर्कर्स को। साथ ही साथ जो देयर एनुअल लीव पर एनुअल लीव होता है मतलब पर ईयर पेड वेजेस के साथ, तो कितने दिन अब होता है कि वह एक साल में अगर कोई भी जन 240 डेज़ काम करता है तो उस पे बेस उसको एनुअल लीव विथ वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें पैसे आप नहीं काट सकते हैं। देन कैजुअल लीव्स होते हैं, सिक्स लीव्स होते हैं, ये सारे चीज़ प्रोवाइड करने हैं। एंड दीज आर स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स, एम्प्लॉय बेनिफिट्स फॉर लेबर वेलफेयर। और ये सारे लॉ एज पर लॉ हैं, देयर आर वेरियस लॉज विच आर डिस्क्राइब्ड एंड द पीपल हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। This is all under the compensation management. Then our voluntary benefits. Voluntary का मतलब क्या, जो हम अपने मन से करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जब ऑर्गेनाइजेशंस चाहें कि हम मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करें, जैसे अभी हमको बताया कि जिस लोकेलिटी, मान लीजिए कोई भी एक कंपनी काम कर रहा है, मान लीजिए आप सेल का देख लें, सेल में इधर आप रांची में देखें, राउरकेला में देखें, बोकारो में देखें, या दुर्गापुर स्टील प्लांट में देखें, कहीं भी आप अगर सेल सिटी का देखते हैं तो आप देखिएगा क्या कि वहाँ पे ना सेल सिटी में एक आपका एक हॉस्पिटल रहता ही रहता है, एक कम्युनिटी हॉल रहता है, एक स्टोर रहता है या कोऑपरेटिव टाइप का रहता है, जहाँ पे सब्सिडाइज रेट में या बिलो मार्केट प्राइस सारे राशन वाले सामान मिलते हैं, स्कूल्स रहता है, ठीक है। अब ये मेडिकल असिस्टेंस जो प्रोवाइड किया जाता है ये उनकी मर्ज़ी पे है। इट इज़ नॉट समथिंग एज़ पर लॉ कि नहीं हमको उनको भी मेडिकल फैसिलिटी देना है, साथ ही साथ उनके डिपेंडेंट्स को भी देना है। लेकिन क्या होता है, मेडिकल कार्ड्स बनते हैं उनके, और उनके जितने भी डिपेंडेंट्स, उनकी वाइफ, बच्चे, पेरेंट्स, सबको को वो मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हो गया आपका एक्सीडेंट इंश्योरेंस। एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्या होता है कि सर वो भी आपका एज़ पर लॉज नहीं होता, लेकिन के लोग चाहें क्या, अगर चाहें तो वो एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पे एक्सीडेंट को इंश्योर करके वो एक्सीडेंट्स वाला सब कर सकते हैं। Then is the retirement benefit. It is again as per the wish of the employers, जहाँ वो statutory dues, pensions, long services के लिए काम करने के लिए, या वो long service के लिए बच्चे काम कर रहे हैं तो कुछ employment उनको preference देके कुछ उनके बच्चों के लिए कर सकते हैं। Then there are consumer societies, जो आपने बताया cooperatives होता है, जहाँ पे fair prices में कुछ provide किए जाते हैं members के लिए। Then there are thrift societies. थ्रिफ्ट सोसाइटीज़ होते हैं जहाँ पे एक तो पीएफ से आप लोन ले ही रहे हैं, साथ ही साथ अलग सोसाइटीज़ होते हैं जहाँ पे रीजनेबल कॉस्ट में लोगों को लोन्स प्रोवाइड किया जा सकता है, लोन्स एडवांसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। देन दे आर हाउसिंग। मैनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हाउसिंग प्रोवाइड करता है चीप फैसिलिटीज़ में। एजुकेशन असिस्टेंस, यही आप सेलिंग का देख लें, वहाँ पे उनके हाउसिंग के लिए प्रोवाइड किया जाता है, उनके एजुकेशन के लिए स्कूल्स रहते हैं जहाँ पे मिनिमम सर्टेन अमाउंट आर डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ द पेरेंट्स एंड एजुकेशन असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू देम। देन सर्टेन बीपीओज में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जनरली नाइट शिफ्ट में जो काम करते हैं उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ घर से प्रोवाइड किए जाते हैं। नाउ दीज आर ऑल एज पर द लेबर बेनिफिट्स फॉर लेबर वेलफेयर। What we are discussing the various employee benefits or fringe benefits and labor welfare, ठीक है। Now another classification benefits में कैसे आता है, जो legally required है, जैसे हमने बताया, आप दूसरी तरह से क्लासीफाई करना चाहें, जो सोशल सिक्योरिटी है जिसमें पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेट्युटी आता है, कंपनसेशन आता है, इंश्योरेंस आता है, या सीवियरेंस भी आता है, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। देन देयर सर्टेन अदर लेबर वेलफेयर बेनिफिट्स, जो कैंटीन, सब्सिडाइज फूड, ये सारे जितने हैं ये आपके इसमें दिए हुए हैं, फैक्ट्रीज एक्ट में दिए हुए हैं। देन कोऑपरेटिव्स, हाउसिंग फैसिलिटीज, स्कूल्स, क्रेशेस, हॉलीडे होम्स, रिक्रिएशन का होता है, या बर्थ, मैरिज, डेथ ग्रांट्स आप दिया जाता है, या होम कंस्ट्रक्ट करने के लिए ग्रांट्स दिए जाते हैं, या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ द पेमेंट फॉर द टाइम नॉट वर्कड। मतलब क्या कि जिस समय में आप काम नहीं कर रहे हैं उस समय भी लोग आपको, एम्प्लॉयर आपको पैसे दे रहे हैं, तो कब पैसे देंगे, जब आप वेकेशन पे जा रहे हैं, हॉलीडेज़ पे जा रहे हैं, जिस दिन वोटिंग हो रहा है, तो दे कैन नॉट से दैट द वोट इज अ वोटिंग डे, यू आर नॉट कमिंग ऑन वर्क, सो नो पैसा फॉर दैट डे, नो, यू हैव टू पे मनी।
रेस्ट पीरियड्स होते हैं, क्लोज चेंजिंग टाइम, रेडी टाइम होना, सिक लीव, ज्यूरी ड्यूटी, इस सब में जो है जहाँ पे काम नहीं भी करते हैं लोग, कुछ भी घंटे के लिए सही, पूरे दिन के लिए सही, लेकिन एम्प्लॉयर्स को पैसे देने हैं। देन इज़ योर एम्प्लॉय सर्विसेज। इसमें क्या होता है, दीज आर टैक्स फ्री और टैक्स प्रिफर्ड सर्विसेज दैट इन्हांस द क्वालिटी ऑफ द वर्कर्स लाइफ और पर्सनल लाइफ। ये क्या इंक्लूड करता है, एजुकेशन सब्सिडीज़, ट्रैवल एक्सपेंसेस, पार्किंग प्रिविलेजेस, पार्किंग दे रहे हैं आपको, कंपनी प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट दे रहे हैं, फिजिकल अवेयरनेस या फिटनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लोथिंग अलाउंस। मान लीजिए कोई ऐसा साइट है कि जैसे ऑयल कंपनी में है कि उन्हें साइट पे भेजना है, तो जब उनको साइट पे भेजना है जहाँ पे ऑलरेडी ऑयल माइनिंग का चल रहा है, तो वहाँ पे जब ऑयल ड्रिलिंग का चल रहा है तो वो उनको क्लोथिंग के लिए प्रोवाइड करते हैं। रीइम्बर्समेंट, अगर पैसे उनके कभी लगे तो रीइम्बर्स करते हैं, अगर रीलोकेट कर रहे हैं तो उसके एक्सपेंसेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जान लीजिए जैसे क्या होता है, जैसे पुलिस वगैरह में होते हैं, इफ़ दे आर एम्प्लॉयड विद इन वेयर दे आर सपोज टू स्टे, तो वेल एंड गुड, तब तो कुछ नहीं होता। लेकिन अगर उनको कहीं बाहर भेजा जाता है काम के लिए, तो पर डे उनको कुछ अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनका फूडिंग और रहने का जो भी एक्सपेंसेस बियर हो सके। इमरजेंसी सूट क्रेडिट यूनियन काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हैजार्ड प्रोटेक्शन का होता है कि सर्टेन according to the compensation act, workmen compensation act, there are certain जो काम होते हैं, so there are certain work which come under the hazardous occupation. Now people who work in the hazardous occupation are provided certain benefits, और उनको पहले वो हज़ार सब के बारे में बता दिया जाता है, जैसे कम्युनिकेट किया जाता है, फिर वो अपनी मर्जी से काम करने आते हैं। लेकिन उसके कारण, जो ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड के कारण कोई इलनेस होती है या कोई डेथ होता है या डिसेबिलिटी होती है या किसी कारण से उनकी एम्प्लॉयमेंट बंद हो जाती है, बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, काम करते समय ही कुछ ऐसा होता है, तो उनको उसका भरपाई दिया जाता है या उनका कंपनसेशन दिया जाता है। दिस इज ऑल इन द कंपनसेशन मैनेजमेंट। दिस वॉज एम्प्लॉय बेनिफिट्स और फ्रिंज बेनिफिट्स विच आर द एक्स्ट्रा पर्क्स विच आर गिवन टू द एम्प्लॉयज फॉर द काइंड ऑफ वर्क दे डू, for any work they do. ठीक है, this is all for this, and have a good day, take care, stay inside, happy learning, thank you.